अच्छा, कभी सोचा है कि जब एक परिवार अपने भविष्य के बारे में सोचता है तो वो क्या करता है? एक योजना बनाता है। बिल्कुल, एक योजना बनाता है ना। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे कैसे जमा करने हैं, घर कैसे बनाना है, इन सब बातों का एक हिसाब किताब। अब कल्पना कीजिए कि आपका परिवार बहुत बड़ा है, मान लीजिए 36 करोड़ लोगों का, और आप अभी अभी एक बहुत मुश्किल दौर से आजाद हुए हैं। आपके पास संसाधन कम है, गरीबी है, भूखमरी है। आप इस विशाल परिवार का भविष्य कैसे सुरक्षित करेंगे? आप एक बहुत बड़ी और सोची समझी योजना बनाएंगे, और ठीक यही भारत ने 1947 में आजाद होने के बाद किया। अच्छा, हाँ। आज की हमारी चर्चा इसी महायोजना के बारे में है, जिसे हम पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ सरकारी दस्तावेज नहीं थे, बल्कि ये उस नए भारत के सपनों का, कह सकते हैं, कि खाका था। और ये विचार आया कहाँ से? क्या ये भारत का अपना मौलिक विचार था? नहीं, इसकी प्रेरणा सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से मिली थी, जहां 1928 में दुनिया की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अच्छा। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस विचार से बहुत प्रभावित थे। उनका मानना था कि एक केंद्रीय योजना के जरिए ही देश के सीमित संसाधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। यहीं से नेहरूवादी समाजवाद की नींव पड़ी। एक मिनट, ये नेहरूवादी समाजवाद शब्द हम बहुत सुनते हैं। इसका आसान मतलब क्या है? क्या ये सोवियत संघ के कम्युनिज्म जैसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेहरू का विचार बहुत अलग था। उनका मानना था कि देश के जो बड़े और जरूरी उद्योग हैं, जैसे स्टील, ऊर्जा, खनन, बड़े बांध, वो सरकार के हाथ में होने चाहिए। ताकि फायदा सबको मिले। हाँ, ताकि उनका फायदा पूरे देश को मिले, ना कि सिर्फ कुछ अमीर उद्योगपतियों को। लेकिन साथ ही खेती और छोटे-मोटे व्यापार निजी हाथों में भी रहें। तो ये एक मिली-जुली अर्थव्यवस्था का मॉडल था। अच्छा, इसी को नेहरूवादी समाजवाद कहा गया। जी, इसी सोच के साथ 1951 में भारत का ये सफर शुरू हुआ, जो 2017 तक चला। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। 1951, देश बिल्कुल नया है, खजाना लगभग खाली है। ऐसे में पहला कदम क्या होगा? मेरी समझ तो कहती है कि सबसे पहले पेट भरने का इंतजाम करना होगा। क्या पहली योजना यानी 1951 से 56 वाली इसी के बारे में थी? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पहली योजना का पूरा फोकस कृषि यानी खेतीबाड़ी पर था। उस समय के एक युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज ने सलाह दी कि भारत को बहुत तेजी से दौड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मतलब पहले कुछ दशकों में धीरे धीरे और स्थिर विकास करना चाहिए। जैसे एक घर बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत की जाती है, वैसे ही देश की अर्थव्यवस्था की नींव कृषि को मजबूत करके रखी गई। एकदम सही। और इसके लिए क्या किया गया? देखिए, सबसे बड़ा काम हुआ सिंचाई की व्यवस्था करना। खेतों को पानी मिलेगा तभी तो फसल होगी। हाँ, ये तो है। इसके लिए बड़े बड़े बांध बनाने में भारी निवेश किया गया। शानदार रहा। क्या बात है। लक्ष्य तो था कोई 2.1% की विकास दर हासिल करना, लेकिन भारत ने 3.6% की दर हासिल की। वाह। एक नए देश के लिए ये एक जबरदस्त शुरुआत थी। और हाँ, भविष्य के लिए एक और नींव रखी गई इसी दौरान। भारत में 5 IITs की स्थापना भी हुई। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं है? पहली योजना में खेती पर ध्यान देकर इतनी शानदार सफलता मिली, तो अचानक से दूसरी योजना में, मतलब 1956 से 61 में, पूरा फोकस उद्योगों पर क्यों डाल दिया? क्या उस समय कोई बहस नहीं हुई कि हमें खेती में ही और निवेश करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, और उस समय ये बहस हुई भी थी। लेकिन दूसरी योजना के पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी, जिसे माहलनोबिस मॉडल कहते हैं। इसे पीसी माहलनोबिस ने तैयार किया था। ये माहलनोबिस मॉडल क्या था? क्या इसे सरल भाषा में समझा सकते हैं? जरूर। माहलनोबिस का तर्क बड़ा दिलचस्प था। उनका मानना था कि अगर हमें सच में आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें सिर्फ बिस्किट और कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियां नहीं लगानी चाहिए। तो फिर हमें पहले उन मशीनों को बनाने वाली फैक्ट्रियां लगानी होंगी जो आगे चलकर बिस्किट और कपड़े बनाएंगी। अच्छा, मतलब जड़ पर काम करना होगा। हाँ, जैसे स्टील प्लांट, भारी मशीनरी, टरबाइन, ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनेंगी। ये एक लंबा और मुश्किल रास्ता था, लेकिन उनका मानना था कि असली आत्मनिर्भरता इसी से आएगी। और इसीलिए वो बड़े बड़े स्टील प्लांट लगे, भिलाई, दुर्गापुर। जी, राउरकेला में भी। ये सब इसी योजना की देन है। तो पहली योजना में खेत और दूसरी में कारखाने, तो तार्किक रूप से अगला कदम दोनों को एक साथ करना होगा, है ना? क्या तीसरी योजना जो 1961 से 66 तक चली, उसमें यही करने की कोशिश हुई? हाँ, तीसरी योजना में यही कोशिश की गई।
कृषि और उद्योग दोनों को साथ लेकर चलने की। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत भी हुई। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। कागज पर यह योजना बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन शायद देश ने एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश कर ली और नतीजा क्या हुआ? एक बड़ी विफलता थी। कितनी बड़ी विफलता? लक्ष्य था 5.6% की विकास दर का, पर मिली सिर्फ 2.4%। ओह, अब ये आंकड़े सुनने में शायद छोटे बड़े लगें, पर इसका असर समझिए। उस समय देश की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही थी, उस हिसाब से 2.4% की ग्रोथ लगभग न के बराबर थी। मतलब देश जहां था वहीं खड़ा रह गया। बिल्कुल। इसकी वजह क्या थी? क्या सिर्फ योजना गलत थी? योजना से ज्यादा देश पर एक साथ कई संकट आ गए थे। जैसे कि सबसे पहले 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। देश का सारा पैसा और ध्यान रक्षा पर चला गया। और मानो इतना काफी नहीं था, 1965-66 में देश ने सदी का सबसे भयंकर सूखा भी झेला। बाप रे, एक साथ इतनी मुश्किलें। हाँ, तो एक तरफ दुश्मन से लड़ाई, दूसरी तरफ मौसम की मार, अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। तो सरकार ने क्या किया? इसी वजह से सरकार को पंचवर्षीय योजनाओं पर एक इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा। 1966 से 1969 तक 3 साल कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। अच्छा, इसी को योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे कहते हैं? जी बिल्कुल। तो युद्धों और सूखे की तबाही के बाद चौथी योजना, मतलब 1969 से 74 वाली, एक नई शुरुआत जैसी होगी। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने क्या अलग किया? इस योजना का नारा था स्थिरता के साथ विकास। स्थिरता के साथ विकास मतलब अब हम सिर्फ दौड़ेंगे नहीं, बल्कि संभल कर चलेंगे। इसी दौरान 2 बहुत बड़ी घटनाएं हुई। क्या? पहली, सरकार ने 14 बड़े भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब था? बैंक तो पहले भी थे। मतलब ये था कि अब ये बैंक सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को ही लोन नहीं देंगे, बल्कि सरकार के कहने पर छोटे किसानों, छोटे व्यापारियों को भी लोन देंगे। अच्छा, ताकि पैसा कुछ हाथों से निकलकर आम लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी घटना थी हरित क्रांति। हरित क्रांति? हाँ, नई किस्म के बीजों, खाद और सिंचाई की सुविधाओं ने खासकर गेहूं के उत्पादन में एक क्रांति ला दी। भारत धीरे धीरे अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय आत्मनिर्भर बनने लगा। और इसके बाद आई 5वीं योजना, जो 1974 से 78 तक थी। उसका नारा तो आज भी लोगों को याद है, गरीबी हटाओ। बिल्कुल। अब फोकस और भी साफ था, सीधे गरीबी पर वार करना। इसी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू हुआ। इसका क्या मकसद था? इसका मकसद था लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें मुहैया कराना। और सड़कों का भी कुछ हुआ था शायद? हाँ, देश को जोड़ने के लिए पहली बार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली यानी नेशनल हाईवे सिस्टम की शुरुआत भी हुई। इसे आप अर्थव्यवस्था की धमनियों की तरह समझ सकते हैं, जो विकास को देश के कोने कोने तक पहुंचाती हैं। तो ये योजना सफल रही? हाँ, ये योजना आर्थिक रूप से सफल रही और इसने 4.8% की विकास दर हासिल की, जो लक्ष्य से ज्यादा थी। लेकिन ये योजना अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, सही कहा ना? सही। 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई सरकार आई और उसने इसे 1 साल पहले ही खत्म कर दिया। और फिर? इसके बाद 2 साल तक, मतलब 1978 से 80 तक, एक नया प्रयोग चला जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं। रोलिंग प्लान? ये सुनने में थोड़ा अजीब है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप 5 साल के लिए कहीं घूमने का एक पक्का प्लान बनाते हैं। ये हुई पंचवर्षीय योजना। ठीक है। लेकिन रोलिंग प्लान गूगल मैप्स की तरह है। गूगल मैप्स की तरह? कैसे? आप हर साल देखते हैं कि रास्ता कैसा है, कहीं ट्रैफिक जैम यानी कोई आर्थिक संकट तो नहीं है, और उसके हिसाब से अगले साल का रास्ता बदल लेते हैं। अच्छा, तो ये ज्यादा लचीला था? हाँ, ज्यादा लचीला था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये प्रयोग ज्यादा दिन नहीं चला। और 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी के साथ फिर से पंचवर्षीय योजनाओं का दौर शुरू हुआ। छठी योजना को एक बड़ा मोड़ माना जाता है। क्यों? निजी उद्योगों को थोड़ी और आजादी दी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार ने अर्थव्यवस्था की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जो कसकर पकड़ रखा था, उसे थोड़ा ढीला छोड़ना शुरू किया। और इसी दौरान नाबार्ड की भी स्थापना हुई थी। जी, खेती और ग्रामीण विकास के लिए लोन देने वाली सबसे बड़ी संस्था। ये योजना बहुत सफल रही। इसके बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी और आई 7वीं योजना। ये कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का जमाना था। क्या इसका असर योजना पर दिखा? साफ तौर पे दिखा। इस योजना में तकनीक के इस्तेमाल से औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। मतलब नई मशीनों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज्यादा और बेहतर सामान बनाना। बिल्कुल।
मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने पर जोर था। छठी योजना की सफलता ने इसके लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर दी थी और ये योजना भी बहुत सफल रही। कितनी? इसने 6% से ज्यादा की विकास दर हासिल की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक और संकट आया। 8वीं योजना समय पर शुरू ही नहीं हो सकी। 1991 का वो मशहूर आर्थिक संकट। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा संकट नहीं था। इसे ऐसे समझिए कि देश की तिजोरी यानी विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो गया था। मैंने सुना है कि कुछ हफ्तों के लिए ही पैसे बचे थे। हाँ, हमारे पास सिर्फ 3 हफ्तों के लिए जरूरी सामान जैसे पेट्रोल और दवाइयां आयात करने के पैसे बचे थे। देश दिवालिया होने की कगार पर था। ये भारत के इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में से एक था। और इसी संकट से निकलने के लिए वो बड़े आर्थिक सुधार हुए जिन्हें हम एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ी सर्जरी करने का फैसला किया। सर्जरी? हाँ, उन्होंने सरकारी नियंत्रण को बहुत कम कर दिया, निजी कंपनियों को आगे बढ़ने का मौका दिया और दुनिया के लिए भारत के बाजार के दरवाजे खोल दिए। नए माहौल में 8वीं पंचवर्षीय योजना आई। इसका पूरा जोर उद्योगों के आधुनिकीकरण और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर था और नतीजे चौंकाने वाले थे। ये योजना अविश्वसनीय रूप से सफल रही। लक्ष्य था 5.6% का और भारत ने 6.8% की ऐतिहासिक विकास दर हासिल की। इसी दौरान 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य बना। तो अब अर्थव्यवस्था पटरी पर आ चुकी थी और तेजी से दौड़ रही थी। क्या इसके बाद की योजनाओं का फोकस सिर्फ विकास दर को और ऊपर ले जाना था या कुछ और भी था? यहीं पर भारत की विकास की कहानी और ज्यादा परिपक्व होती है। 9वीं योजना ने सामाजिक न्याय के साथ विकास की बात की। 10वीं योजना ने इस विचार को और आगे बढ़ाया और लक्ष्य रखा समावेशी और समान विकास। अब सरकार ये मान रही थी कि सिर्फ तेज विकास काफी नहीं है, ये भी देखना होगा कि विकास का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। इसके लिए गरीबी को आदत करने, 8 करोड़ नए रोजगार पैदा करने और शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को कम करने जैसे ठोस लक्ष्य रखे गए। तो शिक्षा का अधिकार जैसे कदम के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकार का फोकस अब बदल रहा था? क्या विकास का पैमाना सिर्फ जीडीपी से हटकर अब स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक मुद्दों पर आ रहा था? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। 11वीं योजना इसी बदलाव का प्रतीक थी। इसका विषय ही था तीव्र और अधिक समावेशी विकास। इसी योजना के दौरान 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, जिसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बना दिया। ये एक ऐतिहासिक कदम था जो दिखाता है कि अब विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक आंकड़े नहीं, बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। और फिर हम इस लंबे सफर की आखिरी कड़ी पर पहुंचते हैं, 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना पर। हाँ, इस योजना ने कहानी में एक और नया शब्द जोड़ा। इसका विषय था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। यहाँ ये धारणीय यानी सस्टेनेबल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है ऐसा विकास जो हमारी आज की जरूरतें तो पूरी करें, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। इसके लक्ष्य थे सभी गांवों तक बिजली पहुंचाना, स्कूलों में भेदभाव खत्म करना और हर साल देश में जंगलों को बढ़ाना। ये दिखाता है कि 60 सालों में भारत की सोच कहां से कहां पहुंची है ना, सिर्फ पेट भरने से लेकर पर्यावरण को बचाने तक। तो ये था 1951 से 2017 तक का सफर। एक कहानी जो कृषि से शुरू हुई, उद्योगों से गुजरी, गरीबी से लड़ी और अंत में समावेशी और धारणीय विकास तक पहुंची। ये योजनाएं भारत के विकास का एक जीता जागता दस्तावेज हैं जो समय और ज़रूरतों के हिसाब से खुद को बदलती रहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये एक नए आज़ाद देश के अपनी अर्थव्यवस्था को शून्य से गढ़ने की कहानी है। ये सफ़र एक केंद्रीकृत बंद अर्थव्यवस्था से शुरू हुआ और धीरे धीरे एक बाजार आधारित खुली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा। 2017 में पंचवर्षीय योजनाओं की ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इसने 60 साल से ज्यादा समय तक देश की आर्थिक नीति को आकार दिया और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। एक ऐसी दुनिया में जो इतनी तेजी से बदल रही है, जहां तकनीक हर दिन पुरानी हो जाती है, क्या 5 साल जैसी लंबी अवधि की राष्ट्रीय योजनाएं आज भी प्रासंगिक हैं? या भविष्य की योजना बनाने के लिए हमें किसी नए, ज्यादा लचीले तरीके की जरूरत है? इस पर विचार किया जा सकता है।